आज का जो लेक्चर है वो है पैराग्राफ राइटिंग पे। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, डूज़ एंड डोंट्स, किस किस रूल्स को फॉलो करना है और किस टाइप की लैंग्वेज होनी है, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। In writing, a paragraph is the basic element on which the writing piece is formed. जितने भी एसेज होते हैं, जितनी भी साइंटिफिक राइटिंग होती है, जिस टाइप की भी राइटिंग हो वो बेसिक पैराग्राफ के फॉर्मेट पे बेस करती है। सबसे पहले पैराग्राफ होगा तो बाकी और पैराग्राफ्स मिला के ऐसे बनेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैराग्राफ है। अगर पैराग्राफ नहीं हमारे से लिखा जाएगा तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे। A paragraph itself is composed of a series of sentences. These sentences are interlinked with each other that together describes a certain idea. In order to compose an excellent paragraph, you need to check few do's and don'ts of paragraph writing. जो एक पैराग्राफ होता है वो कुछ सेंटेंसेस को मिला के बनता है और वो सारे सेंटेंसेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उनका एक ही सेंट्रल आइडिया होता है या एक ही थीम होता है। और कुछ रूल्स हैं पैराग्राफ के, जो डूज़ हैं और डोंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पैराग्राफ राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले डूज़ ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। Make sure you have a topic sentence in the paragraph. It gives clarity to the paragraph and a central idea of paragraph becomes obvious to the reader. ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो उसका थीम या आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो। नॉर्मली जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो है फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, लेकिन ये कोई कंफर्म या मतलब रूल नहीं है कि फ़र्स्ट सेंटेंस ही होना चाहिए, लेकिन आपका कोई भी एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर मेन थीम की या आइडिया की बात हो रही है। Try to add lots of supporting sentence in the passage to give it a comprehensive look. और उसके अलावा आपने बहुत से सपोर्टिव सेंटेंसेस ऐड करने हैं ताकि वो उसकी एक कंप्लीट लुक आ जाए पैराग्राफ की। मेक यूज़ ऑफ इम्प्रेसिव एग्जाम्पल्स एंड इफ़ेक्टिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द होल पैराग्राफ। आपने अपने आइडिया को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपने उसमें एग्जाम्पल ऐड करनी है ताकि आपकी बात ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाए। Always take care of to explain only one idea in one paragraph. It should not have jumbled up ideas or details that you do not make any sense to the reader. अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक पैराग्राफ के अंदर नॉर्मली आप एक ही आइडिया को डिस्कस करो। ज़्यादा आप चीज़ों को एक ही पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करोगे तो सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। End the passage with an ending statement summarizing the entire discussion in the paragraph. जिस तरह फर्स्ट जो है वो नॉर्मली टॉपिक सेंटेंस होता है, बिल्कुल एंड वाला जो सेंटेंस होता है वो कंक्लूजन सेंटेंस होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आखिरी लाइन हो पैसेज की या पैराग्राफ की वो जो है सारी डिस्कशन को उसकी वो समरी वाला सेंटेंस हो। डूज़ ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के बाद आते हैं डोंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। डोंट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग ये है कि वो काम हमें नहीं करने चाहिए अगर हम अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो। Do not add the details that are totally irrelevant to the topic under discussion. It will only end up in increasing confusion among the reader. आपने वो सारी डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स उस पैराग्राफ में ऐड नहीं करनी जो उस टॉपिक से रेलेवेंट ना हो। इससे क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो रीड कर रहे होंगी उनकी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। It is not necessary to add including sentence in the paragraph if the passage looks fine without it. Do not try to force ending statement into the passage. अगर लास्ट लाइन समरी वाली की ज़रूरत नहीं है तो आपने उसको ज़बरदस्ती बीच में ऐड नहीं करना। अगर उसके बगैर भी आपका पैसेज सही लग रहा है तो आपने उसमें एक्स्ट्रा सेंटेंस समरी वाले ऐड नहीं करनी, कंक्लूजन वाला सेंटेंस। Then comes
Do not try to confuse the reader by adding two or more main ideas in the same para. It will only depends upon the size of piece. If it is meant to be long, you can describe each specific idea in a separate passage. Otherwise, you can write a passage with multiple ideas in case of short article writing. अब आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा आइडियाज़ को नहीं ऐड करना। अगर तो आपका पैसेज बहुत लंबा है या अगर आपने उसको ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके और छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के और उसको अलग से बनाएं ताकि एक पैराग्राफ में एक ही इम्पॉर्टेंट बात हो। Do not try to write long passage just to complete the word count of the passage. You can convey the message in small paragraph containing few sentences only. अब आपने सिर्फ अपने वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए लंबे लंबे पैसेज नहीं लिखने, आप स्मॉल पैराग्राफ में भी और छोटे सेंटेंसेस के साथ भी अपने आइडियाज़ को या मेन थीम को कन्वे कर सकते हो। अब टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। सेकेंड टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये किस में पैराग्राफ को नॉर्मली एक अच्छे पैराग्राफ को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो उसमें है बेसिक पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, सेकंड कंट्रोलिंग आइडिया, थर्ड है सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड लास्ट में है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। It is extremely important for writer to understand the part of paragraph. However, there is more to good writing than just knowing these key component. इन टॉपिक्स का या मतलब इन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ का हमें पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने इन सब चीज़ों को किस तरह से लिखना है एक अच्छा पैराग्राफ में। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ के नॉलेज के अलावा आपको एक अच्छे पैराग्राफ लिखने की कुछ और टिप्स हैं। वो है द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव योर राइटिंग इज़ टू मूव बियॉन्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यू मस्ट लर्न टू कंसीडर हाउ ऑल द सेंटेंसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ योर रीडर विल रिएक्ट टू योर पैराग्राफ। In this unit you will learn 5 elements of good writing. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात वर्ड्स और सेंटेंसेस से ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। 1 है पर्पस, सेकंड है ऑडियंस, थर्ड क्लियरिटी, देन कम्स यूनिटी एंड कोहेरेंस। ठीक है, अगर आपको पर्पस पता होगा कि आप ये पैराग्राफ किस लिए लिख रहे हो तो आपको बहुत इजी होगा, आप उसी पे ही फोकस रखोगे। अगर आपको पता होगा कि आपके पैराग्राफ की ऑडियंस कौन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जो बच्चों की स्टोरी अंडर 5 की, टीनेजर की स्टोरीज़ और जो है 50+ की स्टोरी लिख रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी और उसकी वोकैबुलरी भी डिफरेंट होगी। जब आपको ऑडियंस के बारे में क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क बेहतर होगा। क्लियरिटी, अगर आप कंफ्यूजिंग आइडियाज़ प्रेजेंट करोगे या कंफ्यूजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगी या वोकैबुलरी होगी तो वो एक अच्छा पैराग्राफ नहीं होगा, आप सही तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे होगे आइडिया। यूनिटी होनी चाहिए, जो पैराग्राफ के अंदर एक बात हो रही है, मेन थीम है या टॉपिक है, उसी पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये नहीं है टाइम टू टाइम आप शफल करें और बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट करें। कोहेरेंस होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का आपस में एक लॉजिकल लिंक होना चाहिए, तरतीब से चीज़ें हों, ये नहीं है कि रैंडमली कोई सेंटेंस बीच में ऐड हो जाए। इसके बाद आते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ गुड राइटिंग। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है पर्पस। ठीक है, आपको पता हो कि आपके राइटिंग का पर्पस क्या है। When you are talking about the purpose of paragraph, we are talking about the reason that a writer is writing a particular paragraph. ठीक है, जब आप पैराग्राफ राइटिंग के अंदर पर्पस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि राइटर का पर्पस क्या है, वो स्पेसिफिक या वो ख़ास पैराग्राफ लिखने के लिए। फॉर राइटर्स टू स्टे फोकस्ड ऑन देयर टॉपिक दे मस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस दैट दे आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। ठीक है, राइटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पता हो, उसकी समझ हो उस मकसद की जिसके लिए आप पैराग्राफ लिख रहे हो। द पर्पस इज़ द गोल ऑफ द राइटर ट्राइंग टू अचीव।
जो पर्पज़ है उस पैराग्राफ लिखने का, वो राइटर का गोल है जिसको उसने हासिल करने हैं। द थ्री most common goals of academic writing are to inform the reader, to pursue the reader, to entertain the reader। तीन जो इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर वो है रीडर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना, परस्यूट करना या उनको किसी तरह से एंटरटेन करना। ओके, सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो पैराग्राफ राइटिंग के लिए ज़रूरी है वो है ऑडियंस। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ गुड राइटिंग इज़ टू कीप योर ऑडियंस इन माइंड एज यू राइट। जब आप लिखने लगो तो आपने अपनी ऑडियंस का जहन में रखना है। द टर्म ऑडियंस रेफर्स टू रीडर्स, मतलब जो आपका पैराग्राफ रीड करने वाला है इसका मतलब क्या है, वो ऑडियंस है। अ गुड राइटर्स नो हाउ देयर ऑडियंस इज़ बिफोर दे स्टार्ट राइटिंग। एक जो अच्छा राइटर है वो उसको पहले से पता होगा कि उसका मटेरियल कौन रीड करने वाला है। गुड राइटर्स कीप देयर ऑडियंस इन माइंड एज दे राइट एवरी सेंटेंस इन देयर पैराग्राफ। तो जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो अपने ऑडियंस को माइंड में रखते हैं पैराग्राफ लिखते हुए। Relating to your audience, consider these two main elements in relating to your audience: viewpoint or person, first, second, third, formal or informal। आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सन में लिखना है, फर्स्ट नरेटिव, सेकंड या थर्ड में, या फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। इसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट, दैट इज़ क्लियरिटी। रेफरेंस Clarity refers to how easy it is for reader to understand your writing. Good writers explain their points clearly. Clear sentences are not vague, indirect. They get the point across the reader by using specific and concise languages। ठीक है, जब क्लैरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको इजी वर्ड्स में लिखो ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रीडर्स तक पहुँच जाए, आपके सेंटेंसेस क्लियर हों, कंफ्यूजिंग ना हो, वेग ना हो, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली स्पेसिफिक और कंसाइज लैंग्वेज के अंदर रीडर्स तक पहुँचे। देयर आर टू वेज दैट यू कैन इम्प्रूव क्लियरिटी। दो तरीके हैं जिससे आप अपनी क्लियरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। यूज़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, यूज़ क्लियर प्रोनाउन रेफरेंसेस। उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं और क्लियर प्रोनाउंस के रेफरेंस देने हैं ताकि आपका जो पॉइंट है वो क्लियरली रीडर्स तक पहुँचे। यूजिंग क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, आपने क्या करना है, यूजिंग क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इम्प्रूव्स अ क्लैरिटी इन पैराग्राफ। इट हेल्प्स द रीडर सी एक्यूरेटली द पर्सन और थिंग द राइटर इज़ डिस्क्राइबिंग। इससे क्या होगा कि रीडर को या पर्सन को क्लियरली पता चल जाएगा कि राइटर क्या बताना चाह रहा है। यूजिंग वेग एंड अनक्लियर वर्ड्स सच एज गुड एंड नाइस, इंस्टेड चूज़ अ क्लियर एंड प्रिसाइज वर्ड। गुड एक बहुत कॉमन वर्ड है, किसी को मतलब डिग्री नहीं पता चल रही कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, आप इसको आयरॉनिकली भी यूज़ कर सकते हो। तो गुड और नाइस जौन सा है बहुत कॉमन वर्ड है और इसके मीनिंग इतने क्लियर नहीं है, आप इसको किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिक वर्ड में आएंगे तो आप उसको कहेंगे उसने एक्सेलेंट काम किया है, तो वो बेहतर वर्ड है गुड से। Then comes fourth element, unity. Unity in a paragraph means that all the sentences are related to the topic sentence and its controlling idea. Good writers stay on topic by making sure that each supporting sentence relates to the topic sentence. अब क्या है, यूनिटी पैराग्राफ में किस तरह आएगी कि एक टॉपिक सेंटेंस हो या उसमें जितने भी सेंटेंसेस हो उनके कंट्रोलिंग आइडिया मतलब मेन आइडिया से वो सब लिंक हो। जो अच्छा राइटर्स होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि सब जो उनसे पूरा पैराग्राफ के सेंटेंसेस हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो मेन आइडिया से रेलेवेंट हो या लिंक्ड हो। यूनिटी के बाद जो आता है एलिमेंट फिफ्थ वो है कोहेरेंस। अ पीस ऑफ राइटिंग हैज़ कोहेरेंस when all the ideas organized and flow smoothly and logically from one to the next. When a paragraph or essay has coherence, the reader can follow the main idea more easily.
अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसकी लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्लांट की ग्रोथ बता रहे हैं या चाइल्ड की ग्रोथ बता रहे हैं तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लांट की ग्रोथ है तो उसमें सीड होना चाहिए, फिर उसके बाद प्लांट बनना चाहिए, फिर उसको ट्री बनना चाहिए और फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आने चाहिए। तो ये उसकी लॉजिकल अरेंजमेंट है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ट्री था उससे पहले वो प्लांट था लेकिन उसके बाद वो फ्रूटफुल हो गया। तो इसकी एक मतलब कोहेरेंस होनी चाहिए, वन बाय वन आइडियाज़ आने चाहिए और स्मूथली फ़्लो करने चाहिए, इलॉजिकली नहीं होने चाहिए कि बीच में रैंडम आइडियाज़ ऐड ना कर दें कि उनको मतलब अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पैराग्राफ में आएगा कि कोहेरेंस नहीं होगी। अब 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ कोहेरेंस। वन है लॉजिकल ऑर्डर, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, एंड थर्ड है यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब इसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो है पैराग्राफ वो लॉजिकल ऑर्डर में हो, उसमें वर्ड्स रिपीट ना हो रहे। जितनी दफ़ा वर्ड्स रिपीट होंगे उससे पता चल रहा होगा कि आपके पास इतनी वोकेबलरी नहीं है और आपने आइडियाज़ भी रिपीट कर रहे हो। ट्रांजिशनल वर्ड्स का आपने यूज़ करना है, वर्ड्स का भी और फ्रेजेस का भी। लॉजिकल ऑर्डर क्या है? इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो ऑल लॉजिकल ऑर्डर्स इन राइटिंग। द नेक्स्ट एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करो। रेपिटेशन ऑफ keywords. Good writers know the certain keywords and needs to be repeated in a paragraph to keep the reader focused on the topic. Sometimes students worry that the using the same words again and again can sound too repetitive. To avoid being repetitive, you can use pronouns to replace these की नाउन्स। अब इसमें क्या है कि कुछ सेंटेंसेस के कीवर्ड्स या थीम्स होते हैं, उनको आपने रिपीट करना है ताकि रीडर्स का फोकस उसके ऊपर रहे, लेकिन आपने उनको प्रोनाउन से रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो ताकि वो इतना ज़्यादा रिपीटेटिव ना लगे। Transitional words and phrases. Transitional words and phrases are essential to maintain the flow and coherence of a paragraph. अब इन वर्ड्स को यूज़ करने से क्या होगा कि आपके सेंटेंसेस के अंदर फ्लो और कोहेरेंस रहेगी। अब उसकी कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। कॉमनली यूज्ड ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू, अब इसकी एग्जांपल पहली क्या है? टू गिव एग्जांपल्स। जब आपने एग्जांपल देनी है उसके लिए हर दफ़ा आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करें ताकि वो एक अच्छा भी लगे और आपका जो पैराग्राफ है वो फ्लो में भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंट एंड नेमली। ठीक है, ये आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो? जब आपने कोई एग्जांपल देनी हो। उसके बाद है टू ऐड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो? एंड, नेक्स्ट, इन एडिशन। ठीक है, जब आपने कंट्रास्ट और कंपेयर एंड कंट्रास्ट का शो करना है तो कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं? इन कंट्रास्ट, बाय कंपैरिजन, ऑन दी अदर हैंड, टू शो टाइम। ठीक है, आपने जब टाइम शो करना है पैराग्राफ में तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो? फाइनली, आफ्टर, बिफोर। ओके, देन टू एम्फेसाइज, जब आपने किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है, फॉर दीज रीज़न, ऑब्वियसली, विदाउट अ डाउट। जब आपने समराइज़ करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? देयरफॉर, दस, इन कंक्लूजन। ओके, प्रूफ रीडिंग। 5 प्रूफ रीडिंग स्ट्रैटेजीज़। अब क्या आ रहा है कि जब आपने पूरा पैराग्राफ लिख लिया है तो आपने उसको किस तरह प्रूफ रीड करना है, किस तरह चेक करना है कि आपका पैराग्राफ सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया। उसके अंदर उसने सबसे पहले क्या बताया है? मैनी राइटर्स हैव ट्रबल डूइंग अ गुड जॉब प्रूफ रीडिंग देयर वर्क। ठीक है, बहुत से राइटर्स को ये इशू आता है कि उन्होंने प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। फॉलो दीज सजेशंस टू प्रूफ रीड योर फाइनल राइटिंग असाइनमेंट। ये वाले रूल्स को फॉलो करें या सजेशंस को फॉलो करें तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नंबर 1, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, गिव योर सेल्फ टाइम आफ्टर यू हैव फिनिश्ड राइटिंग। द मोर टाइम यू टेक द बेटर यू प्रूफ रीडिंग विल बी। अ डे और मोर इज़ आइडियल बट इवन अ ब्रेक ऑफ
30 मिनट्स हेल्प। अब क्या है, जब आप ब्रेक लोगे तो आपके माइंड से राइटिंग थोड़ी सी भूल जाएगी, तो उसके बाद जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स सब चीज़ें नज़र क्लियरली आएंगी। रीड योर राइटिंग अलाउड, रीडिंग योर वर्क अलाउड इवन इफ़ यू आर जस्ट mumbling it to yourself does two things। ठीक है, अपने काम को ऊंचा रीड करें, उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। इट हेल्प्स you to read your work more carefully and slowly, and it helps you to catch more errors। इससे आपको अपना ही वर्क ज़्यादा समझ आएगा केयरफुली से, एंड सेकंड क्या होगा, आपको अपने एरर्स नज़र आएंगे उसमें। ओके, थर्ड टिप उनकी क्या है, रीड योर पेपर बैकवर्ड, स्टार्ट प्रूफ रीडिंग योर राइटिंग्स विद द लास्ट सेंटेंस। उल्टी साइड से अपना पेपर पढ़ना शुरू करें, लास्ट सेंटेंस पहले पढ़ें, then read the second to last sentence, third to last, and so on। This technique can help you find the more grammatical errors। इससे आपको अपनी grammatical errors का पता चल जाएगा। फोर्थ है, to cover your work with another piece of paper, cover up everything except the line that you are reading। This method may help you to focus more closely on each line। अब आपने 1 by 1 लाइन को रीड करना है, बाकी सारा पैसेज जौन सा है पेपर से कवर कर लेना है, ताकि जब आप एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी और आप उसको फोकस कर रहे होगे तो आपको उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स क्लियरली नज़र आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिफ्थ है, प्रिटेंड दैट यू आर समवन एल्स, रीड योर पेपर एज अ रीडर नॉट एज अ राइटर। ठीक है, अपने आप को सेकंड पर्सन रीडर बना के उसको रीड करें तो आपको ज़्यादा चीज़ें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आएंगी। Reading your work through the eyes of reader will help you to identify phrases and sentences that might be unclear। ठीक है, जब आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो क्लियर नहीं होंगी। वन वे टू डू दिस इवन मोर इफेक्टिवली इज़ टू रीड योर पेपर आफ्टर यू हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम इट फॉर 2 or 3 days और लोंगर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसमें ब्रेक ले लो 2 या 3 days की, और फिर उसके बाद रीड करो तो आपको क्लियरली वो चीज़ समझ आएगी। यू विल बी अमेज्ड एट हाउ मैनी वर्ड्स, आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस यू विल वांट टू चेंज। और उसके बाद आपको हैरानी होगी कि आप कितने ज़्यादा आइडियाज़ और वर्ड्स को उसमें चेंज करना चाहते हो। थैंक यू क्लास।